हेलो अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के दिन हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। 2022 का पेपर है, टाइम जोन 2 का। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कर लिया था लास्ट वीडियो के अंदर। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ईच कंप्लीट अ पजल। द टेबल शोज द टाइम t second each student took to complete the puzzle, right? सो यहाँ पे अब हमारे पास है ये टाइमिंग दी हुई है पजल को कंप्लीट करने के लिए। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनका टाइम 80 टिल 120 सेकेंड्स था, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 13। जिन स्टूडेंट्स का टाइम 120 से 140 सेकेंड्स था, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे 26। और 140 से 150 के दरमियान में जिन स्टूडेंट्स ने किया, ये नंबर था 27। इसीलिए इसी तरह 150 से 240 तक जो आते हैं वो 24 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स और लेस टू कंप्लीट द पजल। जिन्हों को फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स और लेस टू कंप्लीट द पजल। 2 मिनट 20 सेकेंड्स से लेस का टाइम जिनको लगा है, तो पहले तो आप यहाँ पे देख लो, ऊपर टाइम सेकंड्स के अंदर है, तो उसको आप सेकंड्स में लिखें तो 2 मिनट्स मीन 120 सेकंड्स प्लस 20 मोर सेकंड्स, तो ये हो जाएगा 140 सेकंड्स। ठीक है, तो 140 सेकंड्स तक आपने पहले चेक करना है कि 140 सेकंड्स तक कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनको इसके दरमियान में जिनका टाइम आ रहा है। तो आप ये देखो कि 120 सेकेंड्स तक तो यहाँ पर ही था हमारे पास। ये जो पहला वाला है कॉलम 80 टू 120 सेकेंड्स, उसमें 13 है। फिर 120 से 140 सेकेंड्स तक जो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं आपके पास, ये यहाँ से देख लें आप, ये इस जगह तक ये 140 सेकेंड्स है। वन लेस देन आर इक्वल टू 140 सेकेंड्स। और टोटल फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी आती है? टोटल फ्रीक्वेंसी इसकी आती है 13 प्लस 26, मीन ये हो जाएगा आपके पास 13 प्लस 26, तो आप इसको लिख लोगे 39। ठीक, 39 इज योर आंसर। क्लियर। सेकेंड है इसके अंदर कि कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द मीन टाइम टेकन इन सेकेंड्स। मीन टाइम टेकन मीन टाइम टेकन इन सेकेंड्स टू कंप्लीट द पजल। ठीक है ना, तो इस पजल को कंप्लीट करने के लिए जो मीन टाइम लगा है वो कितना है, वो भी आपने यहाँ पे देखना है। तो ये अब कैसे होगा? कैलकुलेट एंड एस्टिमेट ऑफ द मीन। ठीक है ना, मीन के लिए ये होगा आपके पास कि आपने यहाँ पे मीन फाइंड करने के लिए आपको मालूम है कि आप क्या करेंगे। सबसे पहले ये आपके पास क्लासेस हैं, ठीक है ना, क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो हमें मीन के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आप या तो एक टेबल बना लेना, या उसी टेबल के अंदर आप अमेंडमेंट कर दें। मैं ये कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे इसी टेबल के अंदर यहीं पर ही ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी का कॉलम। ठीक है, और मैं इसके साथ ये है आपके पास क्लास। अब 80 से लेके 120 तक ये क्लास है आपके पास। इसमें एक्स की वैल्यू गिवन नहीं है, या तो एक्स कोई सिंगल वैल्यू होता है जिस तरह x1 होता है या 2 होता है। अब ये सारे एक्स हैं, टी 80 से लेके 120 तक ये सब के सब टी हैं। 80 भी, 81 भी, 82 भी, ऐसे लेके लेस देन आर इक्वल टू 120 तक सारे। तो आप इसमें से किस वाले को कंसीडर करोगे? तो अगर इस तरह की क्लास होती है तो ये आपको मालूम है कि इस क्लास में हम इसका मिडिल पॉइंट लेते हैं। तो 80 से लेके 120 तक का मिडिल पॉइंट क्या होगा? इसका मिडिल पॉइंट हो जाएगा 100। ठीक है, 80 से 120 का मिडिल पॉइंट हो जाएगा 100। 120 से 140 का मिडिल पॉइंट हो जाता है 130। 140 से 150 तक का अगर आप मिडिल पॉइंट देखें तो ये हो जाता है 145। 150 से लेके 240 तक अगर आप जाएं तो ये नंबर बनते हैं 90। तो 150 से 240 तक 90 है, तो इसका आप 45 इसमें ऐड कर देंगे, 195। ठीक है, ये कॉलम आपके पास फ्रीक्वेंसी का था, ये आपने बना लिया है एक्स का। ठीक है, ये आपने बना लिया एक्स का। अब आपको एक कॉलम और चाहिए, वो क्या होता है एफ एक्स का। ठीक है, एफ एक्स का कॉलम भी आपको चाहिए। एफ एक्स किस लिए होता है? मीन फाइंड करने के लिए एफ एक्स भी चाहिए होता है। तो मैं यहाँ पे एक एफ एक्स का कॉलम बना लेता हूँ, एफ एंड एक्स। सो एफ और एक्स 100 × 13, ये हो जाएगा 1300। इसी तरह 26 × 130 कितना होता है, ये हम देख लेते हैं। 26 × 130,
This is 26 into 130, 3380. 27 into 145, 27 into 145, ये हो जाएगा 3915, 3915. Similarly, 24 into 195, 24 into 195, this is 4680, 4680. ये आ गया आपके पास fx का कॉलम, ठीक है ना। x का कॉलम आ गया, f का कॉलम आ गया, और नीचे वाला आपने बना लिया अपने पास fx का कॉलम। यहाँ पे अब आपने देखना है कि फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सम ऑफ एफ होता है, सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज को आप ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा सम ऑफ एफ। इन सारी फ्रीक्वेंसीज को आप ऐड करें तो ऑलरेडी इन क्वेश्चन में आई थिंक उन्होंने दिया है कि नहीं दिया हो, तो ये आप चेक कर लें कितना है। 13 प्लस 26 प्लस 27 प्लस 24, तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। ये 90 बन जाता है। सम ऑफ एफ आ रहा है हमारे पास 90। और सम ऑफ एफ एक्स की बात करें तो जितने भी एफ एक्स हैं, जिस तरह ये वाला जितने भी एफ एक्स हैं, नंबर 1 एफ एक्स ये है, फिर ये वाला एफ एक्स है, इन सबको आप ऐड कर लो। तो इन सबको अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 1300 प्लस 3380 प्लस 3915 प्लस 4680, ठीक है। 4680 प्लस 3915 प्लस 3380 प्लस 1300, दिस इज इक्वल टू, ये एक मिनट, दिस इज इक्वल टू 13275, ठीक है। जगह कम है, 13275। तो ये आपने यहाँ पे लिख लिया। अब मीन आपके पास क्या होगा, मीन के लिए फार्मूला है हमारे पास, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ। सो यहाँ पे सम ऑफ एफ एक्स की बात करें तो ये गिवन है 13275 अपॉन सम ऑफ एफ आपके पास आता है 90। तब आप इसको डिवाइड कर दें, ठीक है। ये हो जाएगा 13275 डिवाइडेड बाय 90, ये आ रहा है 147.5, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लें, आंसर इसका आ रहा है 147.5, राइट। इसको अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये आंसर आ गया आपके पास, 147.5 हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका बी पार्ट, क्या ग्रुप ऑफ अडल्ट्स आल्सो कंप्लीटेड दिस पजल। वही पजल जब आपने अडल्ट्स को दी तो इसमें क्या टाइम आएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम फॉर देयर टाइम्स इज शोन। अब वहाँ तो 140 सेकेंड से भी ज़्यादा का टाइम था, लेकिन यहाँ मैक्सिमम टाइम 120 सेकेंड्स है कि एडल्ट्स ने इसको कंप्लीट कर लिया। तो अब अगर आप ये देखो यहाँ पर, तो ये क्या कह रहा है कि टाइम इन सेकेंड्स जो है हमारे पास, वो आ रहा है 50 से लेके 300 तक। और ऊपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी किसी भी चीज़ की जो आप मिला के फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, जिस तरह ऊपर आपके पास अगर ऊपर वाली जो स्टूडेंट्स की थी उसमें अगर आप यहाँ देखो तो ये फ्रीक्वेंसी 90 स्टूडेंट्स थे, और जो टाइम जा रहा था वो 240 सेकेंड्स तक जा रहा था, ठीक है ना। कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी इसकी 90 थी, लेकिन यहाँ पे 120 एडल्ट्स को इन्होंने एग्जामिन किया है। तो 120 एडल्ट्स को एग्जामिन किया है और टाइम इसका 300 सेकेंड्स तक जा रहा। बहरहाल सॉरी, मैं वो गलत बोल गया था। ये 120 इन्होंने अडल्ट्स को नोटिस किया है, और उनकी टाइमिंग्स उन्होंने चेक कर ली कि 300 सेकेंड तक पजल को कंप्लीट करने का उनका टाइम लगा है। तो इसको अब हम कैसे करेंगे, देखें इधर। इसको हम इस तरह से करेंगे, ये हमारे पास डेटा भी गिवन है कि यूज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम टू कंप्लीट द फ्रीक्वेंसी टेबल। तो मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि ये नज़र आए। देखें यहाँ पे अगर आप इसको देखो तो 50 से लेके 100 तक, ठीक है ना। तो 8 उन्होंने बता दिया कि जी 50 से लेके 100 तक, अगर ये लाइन में 100 से एक रेस करूँ और इसको टूवर्ड्स वाई एक्सिस शिफ्ट करूँ तो ये 8 आएगा। अब इसी तरह वो कह रहे हैं कि 100 से लेके 150 तक की अगर आप बात करें, तो मैं ये 150 से अगर एक लाइन रेस करूँ रूलर रख के, ये मैंने रेस की लाइन, और फिर इस लाइन को अगर मैं यहाँ से सीधा इस तरफ लेके जाता हूँ तो ये जो पॉइंट मेरे पास आता है, ये
ये पॉइंट मेरे पास हो रहा है यहाँ से 20 के बाद 1 2 3 4 तकरीबन 5 बॉक्सेस ऊपर जा रहे हैं। तो ये 5 बॉक्सेस ऊपर जाने का मतलब है 30, क्योंकि 20 से लेके 40 तक 10 बॉक्सेस हैं और 10 बॉक्सेस इक्वल हैं 20 के। तो 10 बॉक्सेस अगर इक्वल हैं 20 के तो 1 बॉक्स 2 के इक्वल हो गया, तो 5 बॉक्सेस इक्वल हो गए 10 के। तो ये यहाँ पे, और ये जो 100 था, 100 पे ऑलरेडी उन्होंने बताया था कि जी 8 है फ्रीक्वेंसी, तो ये तो 8 होगी। तो 8 से लेके ऊपर 30 तक की अगर आप बात करो तो कितने नंबर बन जाते हैं? ये बन जाते हैं 22। तो आपने यहाँ लिख दी कि जी ये फ्रीक्वेंसी आ रही है 22। फिर 150 से लेके 200 तक की अगर हम बात करें तो 200 पे आपने रूलर रख के आपने करना है। अब मैं यहाँ पे रूलर नहीं रख सकता, इसको दूसरी विंडो पे लेके जाना पड़ेगा। यहीं पे मैं आपको ऑब्जेक्टिव समझा रहा हूँ। ये आपने यहाँ से इसको लेके गए, ये 60 के बाद 2 बॉक्सेस ऊपर जा रहा है, यानी कि 60 1 बॉक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। वाई एक्सिस पे एक बॉक्स 2 के इक्वल है, तो ये 62 64 बन रहा है ये वाला पॉइंट, ठीक है। मीन 30 से लेके 64 तक अगर आप जाओगे तो 64 माइनस 30 कितना हो जाता है? 64 माइनस 30 हो जाता है आपके पास 34, ठीक है। ये भी आप देख लो, ये आ गया 34, क्योंकि आपने 150 से 200 की बात कर रहे हैं, तो 150 पे ऑलरेडी 30 है और 200 पे 64 है, तो 64 से लेके 30 तक ये बन जाएंगे 34। फिर उसके बाद 200 से लेके 250 तक की अगर हम बात करें तो 200 से 250 तक की अगर आप बात करते हैं तो आपने अब 250 से लाइन को रेस करना है, और जैसे ही ये लाइन इसको टच करेगी आपने इसको टूवर्ड्स वाई एक्सिस शिफ्ट करवा देना है। ये मैंने इसको टूवर्ड्स वाई एक्सिस शिफ्ट करा दिया। ये 120 से 1 2 3 4 बॉक्सेस नीचे है, तो 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा। 120 में से 8 माइनस करें तो 112 हो जाते हैं जी। तो 64 से 112 तक आप जाएंगे तो ये कितने बन जाएंगे? ये हो जाएगा 112 माइनस 64, 48, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 20 से 250 तक 48 हो जाएगा। और ऊपर पर 250 से आगे 300 तक जो है वो बिल्कुल ये 8 ही रह जाते हैं, 112, और ऊपर 20 तक जाएंगे क्योंकि ये तो 300 यहाँ पे आ रहा था, ये 8 बन जाएंगे लास्ट वाले में, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे आपने लिख लिया 8। सही है। ये आपने यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम इसको कंप्लीट कर लिया। अच्छा, इसी तरह आप आगे चले, यूज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम टू फाइंड एन एस्टिमेट ऑफ द मीन। अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन से वो कह रहा है कि आपने यूज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम टू फाइंड एन एस्टिमेट ऑफ द मीडियन। मीडियन का आपने एस्टिमेट बताना है जी। मीडियन का एस्टिमेट आपने बताना है, तो मीडियन का मतलब होता है मिडल, ठीक है ना। तो मिडल वाला जो अडल्ट था, यानी कि बिल्कुल सेंटर में जो आ रहा है, वो क्या टाइमिंग आ रही है? तो ये नंबर ऑफ अडल्ट हैं 120। अब एक पॉइंट आप अपने माइंड में रखें, स्टूडेंट्स इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं। मीडियन आपने किसका फाइंड करना है? 300 का मीडियन फाइंड करेंगे या 120 का मीडियन फाइंड करेंगे? हमेशा मीडियन फाइंड किया जाता है फ्रीक्वेंसी का, और फ्रीक्वेंसी रखी जाती है वाई एक्सिस पे। फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस पे नहीं रखी जाती, वाई एक्सिस पे रखी जाती है। तो आपने वाई एक्सिस का मीडियन फाइंड करना है। तो यहाँ से अब आप वाई एक्सिस का मीडियन फाइंड करें, उसको मैं दूसरे कलर से मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर। देखें जी इधर, 120 का मिडल क्या हो जाएगा यहाँ पे? 660। 60 से मैं अब यहाँ से 60 से लाइन लेके जा रहा हूँ, अब वाई एक्सिस से लाइन लेके जा रहा हूँ, ये यहाँ पे इसको टच किया और इससे मैं सीधा नीचे आ गया हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको अब आप चेक कर लो, ये 200 से एक बॉक्स पीछे था। अब एक्स एक्सिस पे क्या है यहाँ पे इशू, कि 50 से लेके 100 तक, ठीक है ना। 50 से लेके 100 तक था, ये 50 यूनिट से, और नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस थे 50। तो 50 स्मॉल बॉक्सेस हैं, 50 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू, सॉरी, 10 स्मॉल बॉक्सेस, 10 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 50 यूनिट्स। तो वन स्मॉल बॉक्स किसकी इक्वल हो जाएगा? वन स्मॉल बॉक्स होगा 50 अपॉन 10, मीन
5 यूनिट्स के, तो 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। तो अब आपने 5 यूनिट्स के हिसाब से चलना है कि जी 5 यूनिट्स के हिसाब है यहाँ पर। तो ये जो मीडियन आपने निकाला है यहाँ पे, इसने इसको टच किया, ये 200 से एक बॉक्स पीछे रुका है। तो 200 से एक बॉक्स पीछे रुकने का मतलब है कि 200 माइनस 5, तो ये बन जाएगा मीडियन जो आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है 195। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया कि जी मीडियन आ रहा है 195। सिमिलरली उसके बाद है थर्ड वाला पार्ट के 55% ऑफ द अडल्ट्स टुक बिटवीन 125 सेकेंड्स एंड के सेकेंड्स टू कंप्लीट द पजल। 55% ऑफ द अडल्ट्स, अब ये जरा ज़हन में रखें कि 55% ऑफ द अडल्ट्स, अडल्ट्स हैं कितने, 120 अडल्ट्स हैं क्वेश्चन में। तो इन 120 अडल्ट्स में 55% ऑफ द अडल्ट्स, अब तो अब आप पहले तो 55% ऑफ दीज अडल्ट्स फाइंड करें, यानी कि 55% ऑफ 120। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करें, ये आपको आता है कैलकुलेट करना, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 5.5 मल्टीप्लाई बाय 12, ये बन जाएगा 66, यानी कि ये बनते हैं 66 अडल्ट्स। अब 66 अडल्ट्स डायरेक्ट कहने की बजाय उन्होंने 55% ऑफ द अडल्ट्स का क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया। वो 66 अडल्ट्स डायरेक्ट भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली आपको कहा कि 55% ऑफ द अडल्ट्स, ताकि 66 का फिगर आप खुद फाइंड करो। अब आपके पास क्लियर हुआ कि 66 अडल्ट जो हैं वो 125 बिटवीन 125 सेकेंड्स एंड के सेकेंड्स इस पजल को कंप्लीट करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 66 अडल्ट जो है 125 सेकेंड्स और के सेकेंड्स के दरमियान इसको कंप्लीट करते हैं, 125 सेकेंड से लेके आगे के तक। तो इसको अब मैं एक और कलर से मेंशन करता हूँ। देखें 66 जो है वो 125 सेकेंड्स कहाँ पर है, थोड़ा इसको मैं लार्ज कर दूँ। 125 सेकेंड से लेके और के कोई अननोन है वहां तक, 125 सेकेंड्स कहाँ पर है, 100 और 150 के दरमियान में 125 सेकेंड्स। तो मैं यहाँ से आ रहा हूँ 100, 1 2 3 4 और ये 5 बॉक्स हैं, ये 125 सेकेंड्स हैं। ठीक है, ये 125 सेकेंड्स हैं। इस 125 सेकेंड से आप जैसे इस 125 ने इसको टच किया, आप इस तरफ लेके आ गए, या आप 20 से एक बॉक्स पीछे रुके हैं। तो 20 से एक बॉक्स पीछे रुकने का मतलब है यहाँ पे वाई एक्सिस पे एक बॉक्स था 2 के इक्वल, तो ये हो जाएगा आपके पास 18। ठीक है, 125 पे है 18। अब क्वेश्चन है आगे आपके पास कि 55% अडल्ट्स टुक बिटवीन 125 सेकेंड्स एंड के सेकेंड्स टू कंप्लीट द पजल। अब इसके बाद 125 में आप ऐड कर लें किसको, 66 को। ठीक है ना, 55% ऑफ द अडल्ट्स, ये तो अब 66 125 सेकेंड्स, यानी कि ये जो 125 सेकेंड था उस वक्त वो अडल्ट कौन सा था, 18th अडल्ट था। ठीक है ना, जब 125 सेकेंड हो रहे थे उस वक्त 125 सेकेंड पे 18th अडल्ट था। अब 18 प्लस 66 आप यहाँ से कर दें, 18 प्लस 66 कितना हो जाएगा, 6 and 8 9 10 14 84 अडल्ट पे आप चले जाएं। आप 84 अडल्ट कहाँ पे आपको मिलेगा, 80 से ऊपर, 80 और 82 84, 2 बॉक्सेस ऊपर आपने यहाँ से जाना है। ये 2 बॉक्सेस आप ऊपर गए इससे, और जैसे इसने इसको टच किया वहां से आप नीचे की तरफ आ जाएंगे। ठीक है जी, आप इधर आ गए। तो ये 200 से कितने बॉक्सेस आगे जा रहा है, 1 2 एंड 3 बॉक्सेस आगे जा रहा है। तो 200 से 3 बॉक्सेस आगे जाने का मतलब ये है कि ये हो जाएगा, क्यों अगेन ये अपने नंबर्स को माइंड में रखना है कि यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा हुआ भी है कि एक्स एक्सिस पे एक स्मॉल बॉक्स 5 के इक्वल है। तो 200 से 3 बॉक्सेस आगे जा रहा है, तो ये हो जाएगा 215। तो ये आ गया 215 सेकेंड। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या आता, दोबारा पढ़े क्वेश्चन को। 55% ऑफ द अडल्ट्स टुक बिटवीन 125 सेकेंड्स एंड के सेकेंड्स, यानी 125 सेकेंड्स और के सेकेंड्स टू कंप्लीट द पजल।
तो अब आप यहाँ पे देख लोगे कि ये आपके पास जो टाइम आ रहा है ये कितना आ रहा है। यूज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो ये आपके पास आ रहा है 215। तो के आपके पास आ जाएगा 215, क्योंकि इसके अंदर अगर आप 55% अडल्ट जो कि 66 बनते हैं उनको ऐड कर दें तो फिर वो वाली चीज यहाँ पे आती है। तो दिस इज इक्वल टू 215। आपने यहाँ पे इसको लिख देना, के की वैल्यू 215 है, यानी कि एक अननोन है, वो आपने यहाँ पे इसको लिख लिया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं इसके बाद जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 2 इज ड्रॉन ऑन द ग्रिड। ठीक है ना, ये ऑलरेडी एक लाइन उन्होंने ड्रॉ कर दी है, y इज इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है, ऑन द ग्रिड ड्रॉ द लाइन x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। अब आपने ग्रिड पे एक लाइन खुद से बनानी है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। ये खुद से लाइन कैसे बनाएंगे देख लें इधर। ये लाइन इस तरह से बनेगी कि आपने अब लाइन जब खुद से बनानी हो, इक्वेशन आपको दी जाए तो आप क्या करते हो, अपने पास एक टेबल बना लेते हो और उस टेबल को सॉल्व करते हो। जिस तरह यहाँ पे आप x लिख दो कि जी x इज इक्वल टू 7 माइनस 2y। तो y की वैल्यू प्लग इन करते जाओ, x आता जाएगा। y की वैल्यू फर्स्ट को मैं 0 रख देता हूँ, तो 7 माइनस 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 7 माइनस 0 7। अगर आप y की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दो तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2 1 ज़ा 2, तो 7 माइनस 2 कितना हो जाता है 5। ठीक है, अगर यहाँ पे आप 2 रख दो, 2 2 ज़ा 4, 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा 3। तो ये एक हो गया 7 और 0, 7 0। अब ये कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, 7 0 एक ये पॉइंट आपके पास, फिर आपके पास 5 और 1, तो 5 और 1 ये वाला पॉइंट आ जाता है आपके पास। फिर है 3 और 2, 3 और 2 ये वाला पॉइंट आ जाता है। तो इन पॉइंट्स को आपने लाइन को ज्वाइन कर लेना, तो ये लाइन आपके पास एक बन जाएगी इस तरह से। ये इस तरह करके एक लाइन बीच में से गुजर रही है। ठीक है, तो इस लाइन को आप कह दें कि जी ये लाइन है हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। ये लाइन आपने बना दी। अच्छा, ये लाइन कैसे बनानी, कोई भी लाइन हो आपने उसकी इमेजिनरी उसको खुद से सपोज करनी है वैल्यूज, इमेजिनरी नहीं, खुद से वैल्यू सपोज करनी है जो कि इसके ऊपर प्लॉट की जा सके, और फिर इसको लाइन को बना लेना है आपको। ठीक है, फिर देखें जी इसका बी पार्ट है, यूज योर ग्राफ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। इसी ग्राफ से आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड x प्लस 2 y इज इक्वल टू 7। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस जब आप ग्राफ से करते हैं तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफ से कैसे सॉल्व होती है, जहां पे दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो उनका सोल्यूशन होता है बेटा। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन। ठीक है ना, इस पॉइंट पे क्या है कोऑर्डिनेट, x क्या है y क्या है, x यहाँ पे 1 है, y यहाँ पे 3 है, x 1 और y 3। तो यहाँ पे आप लिख लोगे x इज 1 y इज 3। बिल्कुल सीधे सीधे मुफ्त के नंबर है ये। जो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट जहाँ पे करी वो उनका सोल्यूशन होता है। अगर इसको साइमल्टेनियसली ग्राफ से नहीं कहता, साइमल्टेनियसली वैसे इसको सॉल्व करने के लिए कहता है विदाउट ग्राफ, तो फिर आप इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, जो आपको इजी लगे वो लगा के आप सॉल्व करते, तो भी आंसर इसका यही आना था 1 और 3। ठीक है, चले इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है हमारे पास सी पार्ट, इसका सी पार्ट है, द रीजन आर इज डिफाइंड बाय दीज 3 इनइक्वालिटीज। तो ये जो 3 इनइक्वालिटीज हैं ये आपके पास हैं, y इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स प्लस 2, x प्लस 2y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 7, x इज लेस देन आर इक्वल टू 5। तो ये रीजन उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। तो पहले तो ये अब देखो, इनइक्वालिटीज की जब भी हम बात करते हैं, इसको मैं बड़ा ही कर दूं। देखो, इनइक्वालिटीज की जब भी आप बात करते हो बेटा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि y इज लेस देन आर इक्वल टू x प्लस 2 है। तो पहले तो आप इसकी लाइन बनाओगे, लाइंस ऑलरेडी बनी है, आप इनइक्वालिटी के साइन को इग्नोर करो और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 को जरा चेक करो। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 कहाँ पर है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 ये आपके पास है लाइन। ठीक है, ये ऑलरेडी एक लाइन जो क्वेश्चन में उन्होंने खुद ड्रॉ करके दी थी वो गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। दूसरी x प्लस 2 y इज इक्वल टू 7, ये वो वाली लाइन है जो आपने बनाई थी, x प्लस 2 y इज इक्वल टू 7। ये ऑलरेडी ये जो लाइन आपने बनाई थी ग्रीन कलर से, ये वो वाली लाइन थी। ठीक है, ये भी बनी है। और तीसरी लाइन x इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 5 कौन सी लाइन है, जो कि x एक्सिस को
5 पे कट करती है, तो ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, वापस अपने पुराने कलर पे आते हैं। x इज इक्वल टू 5 वो लाइन है जो कि x एक्सिस को 5 पे कट करती है, तो x एक्सिस को 5 पे कट कर रही है इस तरह से, ठीक है जी। ये लाइन है हमारे पास, इसको हमने कह दिया x इज इक्वल टू 5, ये x एक्सिस को 5 पे कट कर रही है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, अब इसके बाद आप ये करोगे कि क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आप क्वेश्चन पे देखें तो क्वेश्चन ने कहा था कि x+2 y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 7, यानी इस लाइन से ग्रेटर का रीजन, यानी ये जो लाइन है आपके पास, इस लाइन से ग्रेटर का रीजन कहाँ होगा, इस लाइन से ऊपर या इस लाइन से नीचे? देख लें क्वेश्चन में क्या है इधर, x+2y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 7, ये वाली है x+2y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 7, तो ग्रेटर रीजन ऊपर होता है, तो इस लाइन से ये ऊपर की तरफ रीजन ये आ गया आपके पास, इस लाइन से ऊपर, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि y इज इक्वल टू x+2, ये वाली लाइन है इस लाइन से नीचे की तरफ, तो इस लाइन से y इज लेस देन आर इक्वल टू x+2, ये देख लें पहले इनइक्वालिटी, y इज लेस देन आर इक्वल टू x+2, तो ये इनइक्वालिटी बनी है आपके, लाइन बनी है इस लाइन से नीचे की तरफ, तो यहाँ से इस लाइन से नीचे, इस लाइन से ऊपर, इस लाइन से नीचे, और x इज लेस देन 5 और इस लाइन से भी लेस, तो ये तो वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन से लेस का मतलब है उसकी बैक साइड पे, तो इसकी बैक साइड ये हो गई है इधर इस लाइन से ऊपर और इस लाइन से नीचे, तो दरमियान में एक ही रीजन आ जाता है, उसको आपने शेड करने का कहा है, ठीक है। आर डिफाइंड बाय दीज थ्री शेड एंड लेबल रीजन आर, ये आपके पास लेबल हो गया रीजन आर, ये मैंने कह दिया जी आर रीजन है, इसको अब आप किसी भी कलर से शेड कर लें, ठीक है। ये रीजन आर आ गया आपके पास, ठीक है, ये है दरमियान का रीजन आर। क्लियर हो गया? और ये आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी आपको मार्क्स मिल गए, ठीक है। इनइक्वालिटी हो गई यहाँ तक। अच्छा, फिर उसके बाद आगे कि द पॉइंट z इज इन रीजन r, पॉइंट z जो है इस रीजन के अंदर है, द x कोऑर्डिनेट एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट z आर बोथ इंटीजर्स, ठीक है। अब इंटीजर्स की बात हो रही है, z पॉइंट है, द पॉइंट z इज इन रीजन r, द x कोऑर्डिनेट एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट z आर बोथ इंटीजर्स, मीन इस रीजन के अंदर ये जो पॉइंट आप z लोगे, इसका x और y कोऑर्डिनेट आपने इंटीजर लेना है, होल नंबर, ठीक है। आपने कोई डेसिमल नंबर नहीं लेना, होल नंबर एक लेना है आपने। पॉइंट z डज नॉट लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ रीजन r, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको गौर से करें, वो कह रहा है कि ये बाउंड्री पे नहीं आ रहा, रीजन r की बाउंड्री जो है ना, जहाँ लाइन है उस लाइन के ऊपर भी नहीं आ रहा, अंदर की तरफ है। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल पोजीशंस ऑफ पॉइंट z, तो पॉइंट z की पॉसिबल पोजीशंस क्या होंगी, नंबर ऑफ पॉसिबल पोजीशंस ऑफ पॉइंट z, तो नंबर ऑफ पॉसिबल पोजीशंस ऑफ पॉइंट z, कितनी इसकी पोजीशंस बनती हैं। देखो z यानी इस रीजन r के अंदर आ रहा है, और इस रीजन r के अंदर कैसे आएगा, अगेन इसको मैं रेड कलर से मेंशन कर दूं। देखो, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये इस रीजन के अंदर है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट इस रीजन के अंदर है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है, ये जिसके ऊपर ऑलरेडी ग्रीन कलर का सर्कल है, ये रीजन के अंदर नहीं है, रीजन की बिल्कुल बाउंड्री पे, लाइन के ऊपर है। तो उन्होंने कहा कि ये जो लाइन के ऊपर है, जो बाउंड्री रीजन आर की बाउंड्रीज पे है, वो इंक्लूडेड नहीं है, तो इसको आपने नहीं लेना है, जो बिल्कुल अंदर है वो लेंगे आप। तो एक ये रेड कलर हो गया, एक मैंने ये भी बिल्कुल इनसाइड द रीजन है, ये भी इनसाइड द रीजन है, ये भी इनसाइड द रीजन है। इसके ऊपर वाला पॉइंट अगर मैं ये लूं तो ये लाइन के ऊपर आता है, इसको आपने नहीं लेना है, ठीक है। फिर सिमिलरली ये पॉइंट रीजन के अंदर आता है, ये भी रीजन के अंदर आता है, और ये भी रीजन के अंदर आता है। बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं वो रीजन में नहीं आ रहे, वो रीजन से आगे पीछे हो रहे हैं, ठीक है ना, ये लाइन के ऊपर आ रहे हैं, तो उनको उन्होंने कहा नहीं लेना। इसको काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स हैं इनका एग्जैक्टली इंटीजर्स हैं। मसलन इस पहले वाले की बात करूं, यहाँ पे इंटीजर x इसका 4 है और इसका y 2 है, ठीक है ना। अगर ये 2.2 होता या 4.1 होता तो आप इसको नहीं लेते, तो ये एग्जैक्टली इंटीजर्स हैं, तो आपने एग्जैक्टली इंटीजर्स को ही यहाँ पे लेना है। तो ये कितने पॉसिबल z की पोजीशंस होगी यहाँ पर, पोजीशन इसने बताया, तो ये 7 पोजीशन में से कोई भी पोजीशन हो सकती है, 7 इसकी z की। तो ये अब आप लिख लो यहाँ पर कि जी इसकी जो नंबर ऑफ पोजीशन है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल पोजीशंस ऑफ पॉइंट z, तो ये आ जाएंगी 7, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास द y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट z इज 1 मोर देन इट्स x कोऑर्डिनेट, ठीक है। y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट z इज 1 मोर देन इट्स x कोऑर्डिनेट, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स फॉर पॉइंट z।
क्या होंगे जी कोऑर्डिनेट्स? पॉइंट जी की ये बात कर रहे हैं कि वाई कोऑर्डिनेट्स इज वन मोर देन एक्स कोऑर्डिनेट। अच्छा, एक्स एक कम होगा, वाई एक ज्यादा होगा, तो यहाँ पे एक्स है 4, वाई है 2, तो ये तो नहीं होता। एक्स है यानी कि एक्स 4 है और वाई 3, ये भी नहीं होगा। एक्स 4 और वाई 4, ये भी नहीं होगा। एक्स 4 और वाई 5, ये वाला पॉइंट एक हो सकता है, इसको मैं क्रॉस से मेंशन कर रहा हूँ। ये हो गया एक्स 4 और वाई 5, ठीक है ना। दोबारा मैं पढ़ लेता हूँ। द वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स इज वन मोर देन इट्स एक्स कोऑर्डिनेट्स। हाँ, वाई जो है एक ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ वाई 5 है और एक्स आपके पास इसका आ रहा है 4, ठीक है। सिमिलरली अगर आप और चेक करो तो x अगर 3 है, यहाँ पे x 3 है, y भी 3 है। x 3 है और y 4 है, ये मैंने क्रॉस लगा रहा हूँ इसके ऊपर, ठीक है। x 3 और y 4, ये हो गया। फिर ये वाला पॉइंट x 2 है और y 3 है, ये भी पॉइंट हो गया आपके पास। x का 2 है और y का 3 है। x का 3 है, y का 4। और इसके अलावा चेक करें, और इसके अलावा और कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि आ रहा हो। 4 और 2 नहीं है, 4 3 नहीं है, 3 3 भी नहीं है, और एक्स 3 और वाई 4, ये बस ये 3 पॉइंट ही बन रहे हैं। तो इनको आप लिख लोगे, यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं, 4 5, 4 5, 3 4 और 2 3, ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट्स आ जाएंगे आपके पास, ये लिख लेंगे। 4 5 एक पॉइंट हो गया, फिर 3 4 था, फिर 2 और 3, ये 3 पॉइंट्स थे, ठीक है। ये आपने पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ही। अब कोऑर्डिनेट्स पूछ रहे हैं तो आपने यहाँ लिख देने। एक मिनट चेक कर, मैं देख लेता हूँ इनको। मेरे पास आंसर की आई थिंक खुली नहीं है। सही है, 2 3 है, 4 5 है, 3 4 है, 2 3 है, सही है, ठीक है। यही आ रहे हैं, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, अब उसके बाद आगे चलें आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ये डायग्राम आपके पास मेंशन है। द डायग्राम शोज द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ साइक्लिस्ट जर्नी, ठीक है। तो स्पीड टाइम ग्राफ की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो स्पीड टाइम ग्राफ मेंशन है यहाँ पर। ये साइक्लिस्ट की जर्नी को मेंशन कर रहा है। आपको ये कह रहा है द डायग्राम शोज द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ साइक्लिस्ट जर्नी। तो यहाँ पे अब आप ये देखो कि आपके पास टाइम है एक्स एक्सिस पे और स्पीड है आपके पास वाई एक्सिस पे। तो करना क्या है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द साइक्लिस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 सेकेंड्स। फर्स्ट 8 सेकेंड्स में आपने इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो स्पीड टाइम ग्राफ में जो आपके पास ग्राफ बना होता है उसके अंदर एक्सेलरेशन क्या होता है, जिस जो ग्राफ बना होना है आपने उसका ग्रेडियंट फाइंड करना है। स्पीड टाइम ग्राफ पे जब आप ग्रेडियंट फाइंड करते हो तो वो क्या शो करता है, एक्सेलरेशन। स्पीड टाइम ग्राफ पे एक्सेलरेशन शो करता है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे क्या शो करता होता है, ये स्पीड टाइम ग्राफ है, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ पे मेंशन करता है ग्रेडियंट एक्सेलरेशन को, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे मेंशन कर रहा होता है स्पीड को, ठीक है। तो ये अब आपने ज़हन में रखना है। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 सेकेंड्स आप इसकी एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए ग्रेडियंट फाइंड कर लो। 2 पॉइंट्स आप ले लें, एक इसका एक्स 8 है, वाई 6 है। यहाँ पे एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है। तो आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये ग्रेडियंट फाइंड करेंगे आप, 6 - 0 अपॉन 8 - 0। सो 6/8 आपके पास बन जाएगा 3/4। अब 3/4 को आप लिख लें, ये बन जाता है 0.75 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द साइक्लिस्ट बिटवीन t = 8 एंड t = 90 सेकेंड्स। तो मोशन ऑफ द साइक्लिस्ट बतानी है जी, टाइम 8 और टाइम 90 सेकेंड्स तक की आपने इसकी मोशन बतानी है। तो वो कैसे बताएंगे, टाइम 8 और टाइम 90 सेकेंड, 90 सेकेंड्स तक, ठीक है ना। 8 और 90 सेकेंड्स तक उसकी जो मोशन थी वो क्या आती, 8 पे उसकी स्पीड थी 6 और 90 पे भी उसकी स्पीड थी 6। तो अगर आपसे ये बात करें तो मोशन क्या हो क्या रही है, कांस्टेंट स्पीड विथ 6 मीटर पर सेकेंड। कांस्टेंट स्पीड है उसकी विद, नहीं, कांस्टेंट स्पीड ऑफ 6 मीटर, वेरी गलत, कांस्टेंट स्पीड ऑफ 6 मीटर
6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। इस ड्यूरेशन में उसकी स्पीड कांस्टेंट रही 6 मीटर पर सेकेंड, ये कोई चेंज नहीं आ रहा, किसी ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है इसकी स्पीड। और एक्सेलरेशन ऑब्वियसली जब स्पीड कांस्टेंट हो जाती है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, ये भी आप लिख सकते हैं आप। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साइक्लिस्ट ड्यूरिंग द जर्नी इज 558 मीटर। अब जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है साइक्लिस्ट ने ड्यूरिंग द जर्नी, वो इसने कवर किया 558 मीटर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, आपने ये टी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे? टी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप ये करेंगे कि द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द साइक्लिस्ट ड्यूरिंग द जर्नी इज 558 मीटर। अब डिस्टेंस ट्रैवल स्पीड टाइम ग्राफ पर डिस्टेंस ट्रैवल क्या होता है? स्पीड टाइम ग्राफ पर डिस्टेंस ट्रैवल होता है एरिया अंडर द कर्व, ठीक है ना। ये एरिया अंडर द कर्व मेंशन यू द डिस्टेंस, ठीक है, ये पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, एरिया अंडर द कर्व इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो इस कर्व के अंडर जितना भी डिस्टेंस आएगा वो कहलाएगा इसका डिस्टेंस। आप अगर इस शेप में यहाँ तक वो कह रहा है 358 है, तो यानी ये शेप क्या बनी है? अगर आप इस शेप को देखो तो ये ट्रेपीजियम है। और ये पॉइंट अपने माइंड में रखिएगा कि क्वेश्चन ज्यादातर जो आते हैं वो ट्रेपीजियम के ही आते हैं। जब भी स्पीड टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ देगा तो वो आपके पास मोस्टली आपके पास जो शेप बनी होगी वो ट्रेपीजियम होगी या ट्रेपीजियम प्लस ट्राइंगल, कुछ इस तरह से होगी, ट्रेपीजियम प्लस रेक्टेंगल हो जाएगी। लेकिन वो ट्रेपीजियम मैंने ये देखा है कि ज्यादातर होता है, ठीक है। तो अब एरिया अंडर द कर्व यानी कि ये पूरा आपके पास जो ग्राफ है एरिया अंडर द ग्राफ, तो ये क्या है? ये शेप बन रही है एक ट्रेपीजियम। तो आपने इस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड कर लेना है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपके पास डिस्टेंस, ठीक है। तो वो अब आप यहाँ पे चेक कर लें। The total distance traveled by the cyclist during the journey is 558 मीटर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होता है, यहाँ पे देखें जरा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, चले मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है। अब पैरेलल साइड्स में क्या है देखें इधर डायग्राम में, पैरेलल साइड्स एक ये है 6 से लेके 90 तक और एक 0 से लेके टी तक। तो मैं 0 से लेके जो टी बन रहा है ना, इसको मैं पूरा टी लिख देता हूँ, 0 से लेके टी तक ये। और 8 से लेके 90 तक कितना बनता है? ये 8 से लेके 90, ये जो लेंथ है 8 टिल 90, ये कितनी बनती है? ये बन जाती है 90 माइनस 8 यानी कि 82। और दूसरी नीचे वाली साइड 0 से लेके टी तक जा रही, तो मैं पूरी उसकी लेंथ टी ही कह देता हूँ, ठीक है। इनटू हाइट, हाइट क्या होती है? पैरेलल साइड्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है। तो ये चीज अब इसकी ये जो डॉटेड लाइन है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज द हाइट। तो ये कितना बन रहा है? ये 6 आ रही है इसकी हाइट। तो आपने यहाँ लिख दिया हाइट की जगह 6। और एरिया ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि डिस्टेंस है ना 558, तो वो बेसिकली 558 आएगा यहाँ पर। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ये 2 इस 3 से कैंसिल हो सकता है, 2 3 इज 6, ब्रैकेट को ओपन कर लें, 82 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, 3 2 6, 24 प्लस 3t इज इक्वल टू 558। इसको आप उधर शिफ्ट कर दें तो 558 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, 558 माइनस 246 इज इक्वल टू 3t हो जाएगा। तो ये अब आगे की वर्किंग कैलकुलेटर पे कर लें आप, 558 डिवाइडेड बाय, नो 558 माइनस 246 डिवाइडेड बाय 312 हो जाएगा, 312 डिवाइडेड बाय 3 करें तो ये हो जाता है 104। तो टाइम आ रहा है आपके पास 104, ठीक है। तो टाइम आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, टी कितना है? टी आ रहा है जी 104 सेकेंड्स का, क्लियर। तो टी आ जाएगा 104 सेकेंड्स हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखें, कन्वर्ट 6 मीटर इनटू किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कन्वर्ट 6 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। तो ये अब आप, बहुत इजी क्वेश्चन है, 6 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं? मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आपने डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया। और सेकेंड्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं।
ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि 6 मीटर ऊपर है, मीटर और किलोमीटर, मीटर को कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 करना है, तो अगर 1000 डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो आर्स को जब आप कन्वर्ट करते हैं तो वो 3600 फिर कहाँ जाएगा, वो ऊपर न्यूमिनेटर में चला जाएगा। इस तरह से याद रखो, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 6 मीटर है, तो उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना ही करना है। ठीक है, तो अगर तो डिवाइड करने के लिए डिनोमिनेटर में जाएगा 1000, तो 3600 फिर न्यूमिनेटर में चला जाएगा। सही है। और इसी तरह अगर किलोमीटर पर आवर हो और उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो फिर किलोमीटर को फर्स्ट को 7 किलोमीटर पर आवर है, आप इसको कन्वर्ट करने जा रहे हो मीटर में, तो 7 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे आप, और फिर 3600 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सही है, तो ये आपके पास कैलकुलेशन होगी। अब इसको आप देख लें क्या आंसर इसका आता है। ये यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी, 0000 से कैंसिल हो जाएगा, और इसको अब आप चेक कर लें कितना आंसर आता है। 36 मल्टीप्लाई बाय 6 हो गया 216 डिवाइडेड बाय 10, तो ये 21.6 किलोमीटर पर सेकंड हो जाता है। 21.6 किलोमीटर पर आवर आपके पास आ रही है इसकी स्पीड। ठीक है, समझ आ गया आपको। तो ये हो जाएगा, यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसका बी पार्ट जो है वो चलें अभी कर देते हैं। इसको कैसे करेंगे देखें। A car travel 352 kilometers correct to the nearest kilometers. अब इसको नियरेस्ट किलोमीटर में आपने कन्वर्ट करना है। कार ट्रेवल्स 352 किलोमीटर करेक्ट टू द नियरेस्ट किलोमीटर्स। तो ये जरा आप देखो कि नियरेस्ट किलोमीटर का मतलब क्या होता है। नियरेस्ट किलोमीटर यानी नियरेस्ट 1 किलोमीटर, तो 350 उस 1 किलोमीटर का आप हाफ कर दें। हमेशा राउंड ऑफ करने के लिए नियरेस्ट किलोमीटर है ना, किलोमीटर का हाफ किया यानी डिवाइडेड बाय 2 किया, तो ये बन गया 0.5 किलोमीटर। सही है, तो 352 में आपने 0.5 ऐड कर दिया तो ये अपर बाउंड हो जाएगा इसका डिस्टेंस का। कार ट्रेवल्स, तो डिस्टेंस का यहाँ पे देखें जरा आप, डिस्टेंस का अपर बाउंड यू बी अपर बाउंड है इसका 352.5 किलोमीटर्स, और इसके लोअर बाउंड की अगर हम बात करें तो लोअर बाउंड इसका क्या होगा, 352 में से माइनस कर देंगे 0.5 को, तो ये बन जाएगा 351.5 किलोमीटर। राइट, ये हो जाएगा इसके अंदर। तो एक अपर बाउंड आ गया, एक आ गया आपके पास लोअर बाउंड। फिर उसके बाद आगे द टाइम ट्रेवल, यहाँ पे है द टाइम टेकन टू, एक मिनट है, द टाइम टेकन टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस इज 4.2 आवर्स। 4.2 आवर्स करेक्ट टू द नियरेस्ट 0.1 आवर। इस पॉइंट को जरा गौर से सुने, 4.2 आवर है और करेक्ट है ये नियरेस्ट 0.1 आवर के। तो नियरेस्ट 0.1 जिसके भी नियरेस्ट वो बोले, जिस तरह यहाँ नियरेस्ट 0.1 है तो आपने उसका हाफ कर देना, 0.1 का हाफ हो जाएगा 0.05। ठीक है, तो अब आप जरा यहाँ देखो द टाइम, टाइम का जो अपर बाउंड और लोअर बाउंड है वो भी चेक कर लो। टाइम का अपर बाउंड, टाइम का यू बी अपर बाउंड है 4.2 में आपने ऐड कर देना 0.05, तो ये बन जाएगा 4.25। इसी तरह लोअर बाउंड अगर आप चेक करें टाइम का, तो 4.2 से आपने 0.05 माइनस कर देना, तो ये बन जाएगा 4.15। 4.20 से कट के 4.15 हो जाएगा इसका टाइम का लोअर बाउंड। क्लियर। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कैलकुलेट द अपर बाउंड फॉर द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। अब स्पीड ऑफ द कार की अगर आप बात करें तो स्पीड क्या चीज होती है जी, स्पीड होती है आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है आपके पास, डिस्टेंस भी है आपके पास और टाइम भी है आपके पास। स्पीड के अपर बाउंड की बात कर रहे हैं या अपर बाउंड फॉर द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो अपर बाउंड की अगर हम बात करें तो अपर बाउंड यानी कि आपके पास मैक्सिमम आंसर यहाँ पे आना चाहिए। तो मैक्सिमम आंसर अब कैसे आएगा, जब आपके पास टाइम मैक्सिमम तभी आएगा ना जब डिनोमिनेटर में जो चीज डिवाइड हो रही है वो छोटी होनी चाहिए। तो टाइम डिवाइड हो रहा है तो टाइम का छोटा पार्ट होना चाहिए। एक टाइम अपर बाउंड 4.25 और लोअर बाउंड इसका 4.15। तो जो डिवाइड होने वाली चीज है डिनोमिनेटर में वो छोटी होनी चाहिए, यानी कि टाइम का आपने लोअर बाउंड ले लिया विच इज 4.15, और ऊपर जो चीज है वो बड़ी होनी चाहिए। तो डिस्टेंस है ऊपर और डिस्टेंस का अपर बाउंड फिर आपको लेना पड़ेगा, दैट इज 352.5 हो जाएगा ये आपके पास। तो 352.5 को अब आपने डिवाइड कर देना है, 352.5 डिवाइडेड बाय
4.15, तो ये आ रहा है 84.9। एक मिनट में दोबारा करता हूँ। 352.5 डिवाइडेड बाय 4.15, 84.9 बन रहा है ये, 84.94। ठीक है, तो 84.94 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड होगी अपर बाउंड। स्पीड का अगर आप अपर बाउंड देखते हैं तो ये हो जाएगा आंसर आपके पास। ठीक है जी, ये बहुत एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाकई बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप इसकी इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और इसकी अच्छी से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज।